नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ रहा है एब्जॉर्प्शन अप्रोच। इसमें क्या होगा कि जो आपके हमने पढ़ी थी ना, ऑटोमेटिक प्राइस और इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इन दोनों के जो लिंक बनाएंगे, इनको इंटीग्रेट करके देखेंगे कि किस तरह ये दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं एक इकोनॉमी के ऊपर जो एक्चुअली अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ऑलरेडी करेक्ट करने की कोशिश कर रही है थ्रू डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन ऑफ इट्स करेंसी। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि एक नेशन जो कि अपनी मुल्क में डेफिसिट को ख़त्म करना चाहती है वो कैसे करती है कि अगर उसके जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो स्टेबल है तो वो डेप्रिशिएट करती है, डिवेल्यूशन करती है अपनी करेंसी की, ताकि उसका इम्प्रूवमेंट हो नेशंस ट्रेड में। ठीक है, अब ये कितनी इंप्रूवमेंट होगी वो डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी वजह से इस अप्रोच को, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी अप्रोच। अब आगे क्या होता है कि जब ये इन्होंने की डिवेल्युएशन तो उसके नतीजे में आपके मुल्क की क्या हुई, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं तो उनका ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं डिवेल्युएशन के बाद और इंपोर्ट्स कम कर देते हैं। एक्सपोर्ट सस्ती होती है तो वो बाहर की दुनिया ज़्यादा खरीदती है, इंपोर्ट्स महंगी होती हैं तो आप उसकी ख़रीदारी कम कर देते हो, तो आपका ट्रेड बैलेंस में बेहतरी आ जाती है। जिस वक्त ये काम होता है ना कि इंपोर्ट्स कम होती हैं, उस वक्त डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसके सब्सटीट्यूट्स की वो ज़्यादा हो जाती है। हमने देखा था कि ये सब में टाइम लगता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता, लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप इंपोर्ट्स कम करते हो फॉरेन कंट्री से एक टाइम पीरियड के बाद, तो उसके बाद आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस इंपोर्ट सब्सिट्यूट शुरू कर देते हो। जिस वक्त आप अपनी प्रोडक्शन शुरू करते हो उस वक्त नेशनल इनकम होती है इंक्रीज। नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो आप नेशन जो है वो अपनी इंपोर्ट्स में इजाफा कर देता है, जो हमने देखा कि पॉजिटिव फंक्शन है इनकम का। जब इंपोर्ट्स इंक्रीज होती हैं तो ये जो यहाँ पर आया था एक पॉजिटिव इफेक्ट आया था डेफिसिट खत्म करने के लिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई थी, वो इस इफेक्ट की वजह से ये जो इंपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो ट्रेड बैलेंस में पॉजिटिव इफेक्ट आया था। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि जिस वक्त ये कह रहे हैं ना कि आपने डिवेल्युएशन के बाद अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश की, वो आपको बता रहे हैं जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, हाउ एवर सेड इफ द डेफिसिट नेशन इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इस सूरत में क्या होगा कि एक नेशन जो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में प्रोड्यूस कर रही थी, अब जब वो प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो जिस वक्त जो है ना उन्होंने डिवेल्युएशन के बाद अगर ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करना है, बैलेंस की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। जो भी हमने क्या देखा था कि जब इन दी एंड रिजल्ट क्या था कि इनकम इंक्रीज हुई तो उन्होंने वापस इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया, इंपोर्ट्स बढ़ी तो फिर से ट्रेड डेफिसिट जो मसला था वो खड़ा हो गया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि इनकम इतनी ना बढ़ जाए कि हमारा इंपोर्ट्स दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट आए, तो इनकम जो कि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है उसको इस लेवल से इंक्रीज नहीं होने देना। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो है ना रियल डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन या एक्सपेंडिचर जो C+I है आपका, वो जो है वो कम हो। ना तो आप कंजम्पशन इंक्रीज करें, ना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, ना इंपोर्ट्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो, ताकि जो आपका है ना इंक्रीज आ रहा था आपकी नेशनल इनकम में, वो ये सारे मल्टीप्लायर्स जो हैं वो ना इफ़ेक्ट लेकर आए। और इसीलिए इनका कम होना ज़रूरी है ताकि नेशन की इनकम जो है वो ना इस एक फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा इंक्रीज ना हो, ताकि डिवेल्युएशन का जो पर्पस था डेफिसिट को ख़त्म करना वो अचीव किया जा सके। सेकेंडली वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी किया जाता है, अगर ये नहीं कर सकोगे आप, तो आपकी जो जो नेशन है उसका इफ़ेक्ट ये इस पॉलिसी का, डिवेल्युएशन का, उल्टा हो जाएगा। मुल्क के अंदर प्राइसेस जो है वो इंतहाई बढ़ जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइसेस, ये नतीजा होगा दैट विल कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द कंपेरेटिव एडवांटेज रेफर टू एज डेफिसिट डिवेल्युएशन विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ द डेफिसिट। डेफिसिट में चेंज आना कोई नहीं, आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी और जो अभी हमने पहले देखा कि सारा जो था न्यूट्रलाइज हो गया था, सारा जो डेफिसिट में कमी आई थी वो वापस आ जाएगी और फ़ायदा कोई नहीं होगा इस पॉलिसी का। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है जिसमें है इन टर्म्स ऑफ द बॉटम पैनल और फिगर 17.3। तो उसमें क्या होगा कि जिस पर डेप्रिसिएशन हुई तो उसका क्या नतीजा था कि एक्सपोर्ट पर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो X-M या X-M वाला जो कर्व था वो ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। तो
उस सूरत में हमने देखा था कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट था एक्स माइनस एम और एस माइनस आई का, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें इंक्रीज्ड इनकम है जो मिलती है ना। ऐसा ही होता है, नेशनल इनकम का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उस सूरत में जिस वक्त एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम, तो आपका डेफिसिट उसी वक्त कम होगा, डिवेल्यूएशन की पॉलिसी उसी वक्त कामयाब होगी जिस वक्त आपकी इनकम में जो इंक्रीज आया है वो स्टिल लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम हो, तो ही आपकी पॉलिसी जो है वो कामयाब होगी। फिर वो आपको बता रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं हाउ एवर वाला लाइन है इसी पैराग्राफ में, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर नेशन ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस कर रही है तो एक्स माइनस एम का कर्व जो है वो क्या होगा उसको, कि आपके मुल्क में आउटपुट इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करी जा रहे हो, आपके मुल्क में आता है इनकम ज़्यादा, इम्पोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, आपकी एक्स डिवेल्यूएशन से ऑलरेडी मुल्क में करेंसी की वैल्यू गिराई है तो प्राइसेस जो है वो हाई हुए हुए हैं, प्राइसेस हाई हुए हैं, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा तो एक्स माइनस एम का कर्व वापस जो पहले जो इंक्रीज हुआ था वो वापस डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो आप करना चाह रहे डेफिसिट को ख़त्म करना चाह रहे थे वो नहीं हो सकेगा। ओनली इफ द डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन इज समहाउ रिड्यूस्ड will the improvement in the trade balance of the deficit nation remain. This function will not shift all the way back to its original position. वही बात कि अगर सिर्फ ये हो डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन या सी और आई जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए तो जो आपके इनकम चार्ज में इंक्रीज नहीं आएगा, आप इम्पोर्ट्स इंक्रीज नहीं करोगे, और आपकी जो ये सारा मसला था डेफिसिट ख़त्म करने का बल्कि न्यूट्रलाइज हो ही जा रहा था, ये मसला नहीं होगा। यहाँ जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं कि ये सारा कुछ अलेक्जेंडर जो है बंदा उसने इंट्रोड्यूस करवाया था 1952 में। उसने जो ओरिजिनल इक्वेशन दी थी वो थी y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, जो नेशनल इनकम की उसने इक्वेशन दी थी। अब इन्होंने सी प्लस आई को ए के इक्वल पुट कर दी जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन, और एक्स माइनस एम जिसको ट्रेड बैलेंस कहते हैं उसको बी के इक्वल पुट किया है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखें जनाब, अगर हम ए जो यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ पर ले जाएं, वाई माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू बी। कह रहे हैं कि नेशनल इनकम या जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें से माइनस करें डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन को तो ये इक्वल आएगा ट्रेड बैलेंस के। अब वही बात आ रही है कि फॉर द ट्रेड बैलेंस टू इम्प्रूव एज अ रिजल्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन, एग्जैक्टली वही पॉइंट, वाई मस्ट राइज और ए मस्ट फॉल। ए कौन है, सी प्लस आई, ये दोनों जो है इसको कम होना चाहिए। इफ द नेशन वॉज एट फुल एम्प्लॉयमेंट टू बिगिन विद, प्रोडक्शन और रियल इनकम विल नॉट राइज and depreciation can be effective only if domestic absorption fall। ए जो है सी प्लस आई इसको फॉल होना चाहिए अगर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, आइदर ऑटोमेटिकली और एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी, तो आपको वही बात उन्होंने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दी। अब आगे वो क्या बता रहे हैं, अ डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन ऑफ द डेफिसिट नेशंस करेंसी। अब देखें जनाब वही बात आगे कि उसमें क्या होगा कि जिस वक्त करेंसी में डिवेल्युएशन होगी तो उस वक्त डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन या सी प्लस आई जो है उसमें क्या होगा, वो कमी कैसे लाई जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कंजम्पशन कम करनी है या इन्वेस्टमेंट कम करनी है तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी क्या है कि वो टैक्सेस बढ़ा दे। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे कि वेजेस जो हैं वो वेजेस पे टैक्स लग जाएंगे, इनकम टैक्स लग जाएंगे, या लोगों को प्रोडक्ट्स जो मार्केट में सेल हो रही हैं जो कंजम्पशन पे आती हैं उस पे टैक्स लग जाएंगे, जिसकी वजह से लोग सी भी कम करेंगे, और जो वेजेस हैं लोगों की वो क्या होगा कि लोगों को वेजेस से प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें इनकम की, क्योंकि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर सेविंग का रुझान ज़्यादा होता है कंजम्पशन की निस्बत। तो कह रहे हैं कि इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और टैक्सेस का यूज़ किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी यूज़ की जा सकती है। तो जिस वक्त आप ये करेंगे प्राइसेस हाई होंगी तो लोग वैसे ही जो कर रहे थे डिमांड वगैरह ज़्यादा कर रहे थे वो कम हो जाएगी। दूसरा वो कह रहे हैं कि आपके मुल्क में प्राइसेस हाई हुई हुई हैं तो आपने जो कैश की वैल्यू है, रियल वैल्यू, उसको रिस्टोर करना है, उस जो कि लोग अपने हाथ में होल्ड करना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पब्लिक मस्ट रिड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनली ठीक है, लोग खुद जो है सी कम करें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइजिंग डोमेस्टिक प्राइसेस मस्ट पुश पीपल टू हायर टैक्स ब्रैकेट्स, वही बात आ गई, रिड्यूस कंजम्पशन। अब वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता स्पीड और साइज क्या होगा इस ऑटोमेटिक इफेक्ट का, लेकिन कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हैव टू बी यूज्ड टू कट डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन एडिक्वेटली। बस ये आपने यही तो करना है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी अप्रोच स्ट्रेसेस द डिमांड साइज
ये आप यहीं तक लाइन लगाएं, उसके बाद नीचे वाली लाइन छोड़ के थर्ड लाइन में जाएं। द एब्जॉर्प्शन अप्रोच स्ट्रेसेस द सप्लाई साइड। ठीक है, अब आपने बस यही 2 लाइंस यहाँ तक करनी है और यही आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाए। योर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनेटरी एडजस्टमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। इसमें जनाब क्या हो रहा है, इसमें हम एक्चुअली स्टडी करेंगे कि किस तरह ऑटोमेटिक चेंजेस जो हैं वो इकोनॉमी के सारे जो ये प्रॉब्लम जनरेट होते हैं डेफिसिट वगैरह के, वो किस तरह से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने शुरू में एज्यूम किया था कि एक नेशन है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो फ्री या फ्लेक्सिबल नहीं है बल्कि वो फिक्स्ड है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि जिस वक्त एक नेशन जो है उसमें आता है डेफिसिट, ये डेफिसिट नेशन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि उसके मुल्क में जो इम्पोर्ट्स हैं वो ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स होंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है कि मुल्क से पैसे जो निकल रहे हैं वो ज़्यादा हैं और मुल्क में जो पैसे आ रहे हैं वो कम हैं, और आपने पेमेंट्स करनी होती हैं फॉरेन करेंसी में, तो लोग जो है चूँकि एक्सचेंज रेट फ्री नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, लोग जाते हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंपोर्ट करने हैं, जिसने उन्होंने जो मुल्क का सेंट्रल बैंक है वहाँ से फॉरेन करेंसी देकर डोमेस्टिक करेंसी देकर अपने फॉरेन करेंसी लेते हो और उस सूरत में आप पेमेंट करते हो। तो जो आप डोमेस्टिक करेंसी बैंक में देते जा रहे हो तो उससे ये इफेक्ट आता है कि आपके मुल्क में वो नेशन जहाँ डेफिसिट था मनी सप्लाई हो जाती है कम। तो जब मनी सप्लाई कम होती है इस ट्रेड डेफिसिट के नतीजे में, तो वहाँ पर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हो जाता है ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है कम, इन्वेस्टमेंट कम होती है तो वहाँ पर इनकम हो जाती है कम, मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट के साथ। ठीक है, तो जिस वक्त इनकम कम होती है उस वक्त इंपोर्ट्स जो पहले बड़ी हुई थी वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो जिस वक्त इंपोर्ट्स कम होती हैं तो जो डेफिसिट था वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, वो क्या इफ़ेक्ट होता है, मैं सारा आपको इसका इकट्ठा ही बता रही हूँ। सेकंड जो इस चीज़ का इफेक्ट आता है ऑटोमेटिकली कैसे देखा है, एडजस्ट होना शुरू हो गया, डेफिसिट वापस खुद ही फिक्स हो रहा है। अभी हमने कहा है कि जो डेफिसिट नेशन थी उसमें क्या हुआ था, मनी सप्लाई जिस वक्त कम हुई थी, ये डेफिसिट नेशन की बात हो रही है, मनी सप्लाई कम हुई, इंटरेस्ट रेट उनका हो गया ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होता है तो एक और पॉजिटिव चीज़ इस मुल्क के लिए होती है कि इसके इनफ्लोज जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, कैपिटल इनफ्लो इस नेशन में ज़्यादा हो जाता है, और ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, और जो ट्रेड डेफिसिट या बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट था वो कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो इसका फ़ायदा होता है ऑटोमेटिकली, ये है सारा ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो रही है, आपके जो डेफिसिट्स है वो खुद से दूर हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि जिस वक्त मनी सप्लाई किसी मुल्क में होती है कम, जो डेफिसिटेशन में हो रही थी, वहाँ पर प्राइस लेवल जो है वो भी कम होगा, जाहिर है सप्लाई कम बनेगी, की इन्फ्लेशन कम होगा, तो उससे जो प्राइसेस कम होती हैं रिलेटिव टू अदर नेशन, तो आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव कर जाता है, बेहतर हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि जो सरप्लस नेशन होती है ना उसके अंदर ये सारा इफेक्ट जो है वो ऑपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि उनकी एक्सपोर्ट्स जो थी, सॉरी दोबारा से लिखती हूँ इसको, जो उनकी एक्सपोर्ट्स थी जिसका सरप्लस था वो ग्रेटर दैन इंपोर्ट्स थी, तो उसका मतलब है उस मुल्क में जो पेमेंट्स आ रही है मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो उनकी होती है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, उससे होती है इनकम ज़्यादा होती है तो इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो शुरू में उनका सरप्लस आ रहा था वो कम होना शुरू हो जाता है इम्पोर्ट्स ज़्यादा होने से। ठीक है, पहला तो ये नेगेटिव इफेक्ट आया। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है कि जब इस मुल्क में सरप्लस नेशन में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो इस मुल्क में प्राइस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिससे इसका ट्रेड बैलेंस जो है वो ख़राब होता है, डिटीरियोरेट होता है। ठीक है, अब थर्ड इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि जब किसी नेशन के अंदर जैसे सरप्लस था, मनी सप्लाई ज़्यादा होने से इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो जो फ्लोज थे कैपिटल के
वो आउटफ्लो ज़्यादा हो जाते हैं, इनफ्लो कम हो जाते हैं, जिससे इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पहले सरप्लस था तो अब वो भी कम होना शुरू हो जाता है। इन दी एंड ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं सारे इफेक्ट। सरप्लस और डेफिसिट लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते रहते, ये इन दी एंड ये ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत एडजस्ट हो जाते हैं। जैसा कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर हो रहा था कि वो क्या कहते थे कि गोल्ड में पेमेंट आती है, जो लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं उनको एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, लेकिन उससे ये नुकसान होता था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है तो मुल्क में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है और वहाँ पे प्राइसेस हाई हो जाती है, इन्फ्लेशन आता है जो कि उस नेशन के ट्रेड डेफिसिट को वापस ले आता है, बल्कि उस मुल्क का जो सरप्लस था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर भी कर दी है गोल्ड स्टैंडर्ड वाली। नेक्स्ट वो जो आपको बता रहे हैं वो है जी के indeed this automatic monetary price adjustment mechanism could by itself eliminate the nation's trade deficit and unemployment, but only in the long run. बस ये यहीं तक आपने करना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको सिंथेसिस ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, ये आपने खुद पढ़ना है और इसमें एग्जैक्टली आपने इन 2 चैप्टर्स में जो पढ़ा है या 3 चैप्टर्स में 4 चैप्टर्स में जो आप पढ़ते आए हैं उस सारे का एक निचोड़ है जो इस चैप्टर के साथ रिलेट करके हम आपको बता रहे हैं। तो आपको समझ आ जाएगी। आपने मुझे अगर कोई समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना क्वेश्चन पर्सनली मैसेज करके, लेकिन ये आपने खुद पढ़ना है और आपका चैप्टर जो है जनाब वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।